जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और रीड के सिलेबस में हम फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। ध्वनि को हमने पढ़ लिया था। ध्वनि के हमने पिछले कोई 3 या 4 वीडियोस हमने पहले पढ़ लिए हैं। उनमें तरंग के बारे में, तरंग का बनना कैसे है, तरंग होती कितने प्रकार की हैं और किन तरंगों को हम माध्यम के रूप में संचरित कर सकते हैं, माध्यम की आवश्यकता होती है और किन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग तरीके से हमने तरंग को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ रहे हैं कि ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अगर माध्यम हो और माध्यम में बदलाव किए जाए तो उनमें जो है परिवर्तन किस रूप में आता है या किस लेवल तक चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में आपको न्यूटन और लाप्लास के 2 फॉर्मूले बताए थे। लाप्लास ने जो ध्वनि के वेग का फॉर्मूला बताया वो कुछ यूं था, गामा रूट पी अपॉन रो। ठीक, और ये फॉर्मूला ही बहुत सटीक फॉर्मूला माना गया। 332 मीटर पर सेकंड का वेग हमें इससे मिला, जो कि ऑथेंटिक, जो कि प्रैक्टिकली ये बात सही थी। न्यूटन का सूत्र यहां फेल हो गया था। अब इसके अंदर हम वेरिएशन करते हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं उन्होंने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और ऊष्मागतिकी में हम इनके रिलेशन पढ़ते हैं, PV = nRT। तो ये आदर्श गैस की समीकरण है। दाब, P यहां दाब हो गया है, V आयतन हो गया है, N मोलों की संख्या है, कितने मोल गैस है यहां, R गैस नियतांक हो गया है और T ताप हो गया है। अगर इनके आपस के संबंध अगर निकालने हो तो इस समीकरण का यूज करके हम इनके आपस के संबंध भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी गैस माध्यम में दाब में परिवर्तन करें, नियत ताप पर दाब में परिवर्तन करें तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि दाब बढ़ा दें तो वेग कितना बढ़ जाएगा, दाब को 2 गुना कर दें तो वेग कितना बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला फोकस में रखें। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V = गामा P अपॉन रो। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि अगर मैं दाब को 4 गुना कर दूं, एग्जाम्पल के लिए अगर दाब 4 गुना कर दिया जाए तो रूट में लेंगे तो वेग 2 गुना हो जाना चाहिए, ध्वनि का वेग डबल चलना चाहिए। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दें, जब आप दाब बढ़ाएंगे, P की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो मान लो किसी कंटेनर में इतनी गैस भरी हुई थी, यहां तक गैस भरी हुई थी किसी कंटेनर में, यहां तक, और आपने ऊपर से दाब बढ़ा के इस गैस को इस लेवल से लाके यहां तक बुक कर दिया, इतना भर दिया, इतना दबा दिया, इसको इतने के अंदर पूरी गैस को जो है प्रेशराइज कर दिया। तो जब इतना आप इस गैस को दबा देंगे तो घनत्व भी तो बढ़ेगा। तो जिस अनुपात में आप दाब बढ़ाएंगे उसी अनुपात में घनत्व रो की वैल्यू भी बढ़ती है। इसी वजह से नियत ताप पर जब भी दाब में परिवर्तन किया जाएगा तो P बढ़ाने के साथ साथ रो भी बढ़ेगा और वेग में, ध्वनि के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें। ज्यादातर ऑप्शंस में आपको जो है पहले ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि बढ़ेगा, घटेगा, और जो सही ऑप्शन होते हैं उनको C या D ऑप्शन में रखा जाता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या लॉजिकल चीजों पे जब फोकस कर रहे हैं, इनके जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और A ऑप्शन अगर लगा रहे हैं तो उसको 2 बार फिर पढ़ लें। A ऑप्शन ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं आपको, ताकि बच्चे हाथों हाथ उस पर A पे टिक मार्क कर दें। तो ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेप आता है, एक तो हमने पढ़ लिया कि नियत ताप पर दाब में परिवर्तन करें तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा है तापक्रम में जो है वृद्धि करें तो क्या फर्क पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ना है इस पर। तो देखें, मैंने आपको बताया कि P से आप यहां से रिलेशन बना सकते हैं। V = गामा रूट P अपॉन रो है, P की वैल्यू पुट करें आप, फॉर्मूला बन जाएगा V = गामा nRT अपॉन रो इंटू V, जो भी है। अब आप वैल्यू देखें, ये V आयतन वाला है, ध्यान रखें, ये V वेग का है। तो वेग जो आया वो रूट T के समानुपाती आया। इसका मतलब जितना ज्यादा ताप होगा, तापमान जितना ज्यादा होगा, ध्वनि उतनी तेज चलेगी।
और इसके लिए मैं आपको वैल्यू बता देता हूं कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं आप किसी वातावरण में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। इतनी तेज आवाज चलेगी। ठीक है, आवाज का मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा है, मरुस्थलों में जो है, टिब्बों में, धोरों में आप कहें, तो इतनी जैसे जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ध्वनि का वेग भी बढ़ता जाएगा, दूर तक आवाज पहुंचानी संभव हो सकेगी। तो ताप का प्रभाव भी हमने यहां पढ़ लिया। नेक्स्ट है आर्द्रता का प्रभाव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक चीज फोकस करें यहां कि मान लो एक तो शुष्क मौसम है, टेम्परेचर यहां अभी भी मैं कह रहा हूं टेम्परेचर फिक्स रखें आप, जो भी कंडीशन पढ़ रहे हैं उनमें उस एक को वेरी करें, बाकी सबको फिक्स रखें। जैसे हमने दाब का प्रभाव पढ़ा तो वहां तापमान को फिक्स रखा, दाब को चेंज किया। नेक्स्ट वाले में दाब को फिक्स रखना था, तापमान को चेंज किया। थर्ड केस हम पढ़ रहे हैं आर्द्रता का प्रभाव। मान लो अगस्त का मौसम है और टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 35-40 डिग्री के आसपास है। 35 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर में ध्वनि आपने कुछ दूर तक फेंकी, या जो भी आपने उस ध्वनि का यूज किया, या स्पीकर लगा दिया, गाने चल रहे हैं, कुछ दूर तक सुनाई दे रहे हैं, और थोड़ी देर में बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी ध्वनि जितनी दूर तक जा रही थी, या अधिकतम जो आदमी उसको सुन पा रहा था, अब उसको अगर और पीछे खिसका दें तो हमारी ध्वनि और दूर जाना संभव हो पा रही है। तो एक चीज जो है यहां क्लियर रखें कि जैसे जैसे आप माध्यम में नमी बढ़ाएंगे तो घनत्व जो है इसकी वैल्यू, जो जैसे नमी बढ़ती जा रही है, घनत्व का मान घट जाएगा। नम वायु का घनत्व जो है वो शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। अब यहां थोड़े से जानकार लोग जो हैं वो ये कह देंगे कि जी हमने नॉर्मली शुष्क वायु में सिर्फ ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, ये गैसेस थी, और नम वायु में इसमें H2O भी आ गई, तो आप भारी कौन सी होनी चाहिए थी, घनत्व कहां ज्यादा होना चाहिए था, यहां ज्यादा होना चाहिए था, ये कम कैसे हो गया। तो जब आप इसको मॉलिक्यूलर रूप में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू घनत्व जो है इसका कम प्राप्त होता है। अब जब इसका घनत्व कम प्राप्त होगा तो हमारे पास वेग का फॉर्मूला है गामा P/ρ। अब इस V को आप दोनों टाइप से कन्वर्ट करके देखें, नम वायु में और शुष्क वायु में, तो यहां हमें यह मिलेगा कि वेग का मान नम वायु में अधिक रहेगा और शुष्क वायु में, नम वायु में अधिक रहेगा, शुष्क वायु की तुलना में कम रहेगा। शुष्क वायु का मान जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा वैल्यू। इसीलिए कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो ये ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में एक दिन तो वो है जिस दिन ठंड तो है लेकिन धुंध नहीं आई हुई, एक दिन वो है जिस दिन टेम्परेचर उतना ही है, वही ठंड वाला टेम्परेचर है लेकिन धुंध ज्यादा है। तो ध्वनि कौन से दिन में ज्यादा दूरी तय करेगी या कौन से दिन में ध्वनि ज्यादा तेज चलेगी, तो धुंध वाले दिन ध्वनि ज्यादा तेज चलेगी, धुंध वाले दिन आवाज दूर तक सुनाई देगी। इस वजह से आपने देखा होगा कि मूवीज में जब किसी हॉरर सीन को पिक्चराइज करना हो तो वो उस हॉरर सीन में धुंध को घुसा देते हैं, कारण कि धुंध की वजह से ध्वनि ज्यादा तेज, ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, और धुंध में वो जो है जंगलों से भेड़ियों की और उनकी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो इस वजह से क्योंकि धुंध में नमी घट गई, घनत्व घट गया, घनत्व घट गया तो वेग बढ़ गया। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें। नेक्स्ट है वायु की गति का प्रभाव। हवा भी चलती हो तो उसका भी तो प्रभाव होगा, कि मान लो सामने से जो है एक डीजे से कुछ गानों की आवाज आ रही है और हवा इसके विपरीत चल रही है, हवा ऑपोजिट जा रही है, ध्वनि इधर आ रही है लेकिन हवा इसके ऑपोजिट चले तो वो आप तक पहुंचेगी नहीं। वो डिपेंड करेगा कि हवा कितनी तेज है। अब फिर कंडीशन ये है कि अगर हवा भी उसी दिशा में चले तो ध्वनि को और जल्दी ले आएगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। हमने पहले बात कर ली इस मुद्दे पर। तो जैसे जैसे माध्यम हमारा साथ दे रहा है ध्वनि से रिलेटेड, वैसे वैसे ध्वनि का वेग भी बढ़ता जाएगा। तो मान लो अगर ध्वनि का वेग नॉर्मली v जो है वो इस तरफ चल रहा है और हवा विंड w, विंड से लिख रहा हूं मैं, w से लिख रहा हूं, हवा जो है वो इस तरफ चल रही है और कुछ कोण थीटा बनाते हुए चल रही है, तो आपको इन दोनों को एक ही कोण पर लेना पड़ेगा। तो w का ये घटक ले लें इधर, w cos थीटा, और हवा का परिणामी वेग आपको मिल जाएगा v प्लस w cos थीटा, और वो डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है।
कि थीटा किस तरफ से चल रहा है। अगर उल्टा ऑपोजिट लेंगे तो ये वैल्यू घटा देगा, आपके वेग के मान को घटा देगा। तो माध्यम का भी प्रभाव पड़ रहा है, हवा का भी प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रभाव को समझाने के लिए ही डॉपलर का जो है नियम लगाया गया। डॉपलर ने बताया कि जी माध्यम अगर गति करे तो किस आवर्ती से वृद्धि होती है, स्रोत गति करे, प्रेक्षक गति करे, किस आवर्ती से वृद्धि होती है। ये बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके सिलेबस में इतना डीपली स्टडी नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक्स की ऊपर ऊपर से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट एक वर्ड टर्म हमें पढ़ने को मिलती है विस्पंद। हमने कहा था पिछली क्लास में कि बीट्स के बारे में आपको बताएंगे। बीट्स क्या है, आपने इंग्लिश कुछ सॉन्ग्स में सुना भी होगा, एक वो पंजाबी सॉन्ग आया था अंग्रेजी बीट थे। तो वास्तविकता में बीट क्या है वो यहां डिस्कशन करते हैं, ध्यान दें। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास दो साउंड हैं, ठीक है। स्वरित्र द्विभुज की हमने पहले बात की कि स्वरित्र द्विभुज कैसा होता है, ऐसा धातु को एक मोड़ के एक रॉड बनाई जाती है और एक फिक्स आवर्ती की तरंगे बनाता है। ये फिक्स आवर्ती की, आवर्तियां मैंने आपको पहले सुना दी थी, फिक्स आवर्ती की तरंगे बनाता है। और जब दो तरंगों को, दो आवर्तियों को आपस में मिलाया जाए तो उससे नई एक आवाज जनरेट हो रही है जिसको हम बीट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप सुने जरा, मान लो एक साउंड है 250 हर्ट्ज की आवर्ती हमने यहां सुनाई, 250 हर्ट्ज आपको सुनाई दे रहा है। दूसरी आवाज 238 हर्ट्ज की थी। तो 250 हर्ट्ज और 238 हर्ट्ज में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा। एक बार के लिए अगर आप इसको वापस से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने वो आवर्ती जनरेटर जो है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर डाउनलोड किया, आपने उससे आवाज सुन के देखें 250 हर्ट्ज और 238 हर्ट्ज में। लेकिन यहां इन दोनों को हमें मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या जनरेट हो रहा है वो हमें सुनना है। तो जरा ध्यान दें, पहले आपके पास आवाज आ रही है 250 हर्ट्ज की। 250 हर्ट्ज की आवृत्ति जब आप सुन रहे हो, ये 250 हर्ट्ज की है, ये 238 हर्ट्ज की है। ये तब है जब दोनों आवृत्तियों को मिक्स कर दिया गया। इसका मतलब जब अलग अलग चल रही थी तो उनका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जब दो आवृत्तियों को मिक्स कर दिया गया तो कहीं आवृत्ति बढ़ी हुई मिल रही है और कहीं आवृत्ति घटी हुई मिल रही है। उसकी वजह से हमें नया साउंड सुनने को मिलता है। एक बार के लिए दोबारा इस एग्जांपल को सुने। 250 हर्ट्ज हो गया, 238 हर्ट्ज हो गया। अब दोनों साथ में, तो यहां एक चीज हमें सुनने को मिली कि ये जो टू 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 क्यों ये आवाज आई, कि कहीं आवाज बढ़ गई, कहीं आवाज घट गई। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बीट्स। वास्तव में बीट्स ये होती हैं, वास्तव में विस्पंद ये होती हैं कि आवृत्ति का घटना या बढ़ना। और ये घटाव बढ़ाव कब होता है? ये घटाव बढ़ाव तब होता है जब दोनों आवृत्तियां लगभग एक जैसी हो, लगभग आसपास की मिलती जुलती हो। इसी से ही म्यूजिक बनाया जाता है कि हमारा कान उनको सुन पाए, उनके अंतर को सुन पाए। देखो, हमारे कानों को सुनने के लिए जो दो आवाजों को हम अलग कर सकते हैं, वो जरूरी है कि आवाज 0.1 सेकंड का डिफरेंस हो। दो अलग अलग आवाजों को अगर उनके बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस नहीं है, 0.1 सेकंड का, 1 सेकंड का भी 10वां भाग कह रहा हूं मैं, अगर उनके बीच में 0.1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है तो आप उससे कम समय वाली आवाजों को अलग अलग नहीं कर पाओगे। वो आपके लिए एक जैसी सुनाई देगी। हमारे दिमाग में आवाज की रिटेंटिविटी 0.1 सेकंड होती है और दो आवाजों को अलग अलग पहचानने के लिए जरूरी है कि उनका गैप 0.1 सेकंड से ज्यादा रहे। इसीलिए जो अच्छे म्यूजिक्स होते हैं, अच्छे साउंड जो होते हैं, जो अच्छे गाने होते हैं, उनमें ये टोन जो भराई जाती है या जो उसका म्यूजिक बनाया जाता है, उसमें इस 0.1 सेकंड वाली रिटेंटिविटी का ध्यान रखा जाता है। और जो ज्यादा स्पीड में चला दिए जाते हैं गाने, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसा कि आप कर सकते हैं अपने VLC प्लेयर में, अपने MX प्लेयर में वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखें जरा। वो जब स्पीड में बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कारण कि वो वर्ड जो है वो 0.1 सेकंड से जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ओके, तो कान की रिटेंटिविटी 0.1 सेकंड है, ये थोड़ा सा याद रखें। विस्पंद हमने पढ़ लिया कि विस्पंद क्या है, कि आवाज का घटना या बढ़ना, और वो भी कब? जब दो तरंगें मिल रही हैं।
दो तरंगों के मिलने को हम नई टर्म से व्यक्त करते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। तो जैसी भी तरंगे हो, चाहे वो प्रकाश तरंगे हो, चाहे वो ध्वनि तरंगे हो, दोनों प्रकार की तरंगे जो हैं कभी भी मिल रही हैं, मिक्स हो रही हैं। अब मान लो एक तरंग यहां से आई ऐसे, दूसरी तरंग यहां से आई ऐसे, और इसमें मिक्स हो रही हैं, तो किसी बिंदु पर तीव्रता हमें बढ़ी हुई मिलेगी, आयामों में बढ़ा हुआ मिलेगा। किसी बिंदु पर तीव्रता हमें घटी हुई मिलेगी, आयाम कम मिलेगा। तो जहां बढ़ता हुआ मिल रहा है ऐसे व्यतिकरण को हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, और जहां घटा हुआ मिलेगा ऐसे को हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। और ये एग्जांपल्स इनका यूज करते हैं जब आप डीजेज में, डिस्कोथेक्स में जाते हैं। हमारे एक बहुत गलत टर्म हमें पढ़ा दी गई या हमारे बिहेवियर में ला दी गई कि जो स्पीकर लगा देते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स लगा देते हैं और कह देते हैं जी ये डीजेज हैं। एक्चुअल में डीजे नहीं होते हैं, वो शोर शराबा करने वाले बड़े स्पीकर्स हैं, वूफर्स हैं। डीजे का एक्चुअल काम है कि दो अलग अलग साउंड्स को मिक्स करके नया साउंड बनाए। जब आप किसी अच्छे डिस्कोथेक में या किसी अच्छे डिस्को बार में जाएंगे तो आपको वहां एक प्रोफेशनल डीजे मिलते हैं जो दो अलग अलग डिस्क्स में से अलग साउंड जनरेट करके और उनको मिक्स करके नया साउंड जनरेट कर रहा है। वो मिक्सिंग की नॉलेज उसको बहुत अच्छी है, उसको इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ उसने। उसको पता है कि कहां संपोषी व्यतिकरण बनाना है, कहां विनाशी व्यतिकरण बनाना है, और उस साउंड को जनरेट करना है। हमने मार्केट में शोर मचाने वाले बड़े बड़े स्पीकर्स वालों को हमने डीजे बता दिया। वास्तव में वो डीजे नहीं होते, वो साउंड की मिक्सिंग नहीं करते। वो सिर्फ साउंड की मिक्सिंग कहां कर रहे हैं? अपना मोबाइल नंबर देने में कर रहे हैं। बीच में अपना नाम बोल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर बोल देते हैं अपनी एड के लिए, और उसको हमने कह दिया कि जी ये साउंड की मिक्सिंग कर पा रहे हैं। वो साउंड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो साउंड मिक्सिंग को भी थोड़ा सा समझे। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट अपने पास टॉपिक आता है ध्वनिकी। एक टर्म है, पता होनी चाहिए आपको, अकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनिकी क्या है? तो अकॉस्टिक काम करती है बिल्डिंग्स के जो रिफ्लेक्शन पर, कि कैसे बिल्डिंग्स कैसी बनाई जाएं कि वहां जो साउंड जो है वो उस टाइप से वर्क करे जैसा हमें सुनना है। जैसे आप किसी ऑडिटोरियम में अगर किसी सिंगर को सुनने जाएंगे तो उनकी आवाज कुछ अलग तरीके से आती है, थिएटर में आवाज अलग तरीके से आती है, रूम में आवाज अलग तरीके से आती है। तो वो डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग बनाई कैसे गई है। जैसे आप थिएटर में कभी देखें, मूवी थिएटर में, तो वहां की दीवारें कुछ अलग टाइप की बनी हुई मिलेंगी आपको, वहां कुछ बड़े बड़े पर्दे लगे हुए मिलेंगे आपको। तो वो स्पेशली डिजाइन इस वजह से की है कि अंदर की साउंड अंदर रहे, एको अच्छा मिले, प्रतिध्वनि अच्छी मिले, कि ध्वनि टकरा के आ रही है तो सुनने वाले को जो है सुखद फील करवाए। इस वजह से उन सारी चीजों का डिजाइन वहां किया गया है और वहां की आवाज बाहर नहीं जाए। इसी में ही एक टर्म हम पढ़ते हैं अनुरणन। अनुरणन यह है कि एक आवाज जब टकरा के बार बार सुनाई दे रही है या उसके सुनने में जो समय है उसको हम जो है अनुरणन कहते हैं, कि कुछ समय बाद में हमें वही आवाज बार बार एको कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है। और इस अनुरणन को कम करने के लिए कुछ अलग अलग विधियां लगाई जाती हैं। कुछ अकॉस्टिक्स कुछ बिल्डिंग्स में यूज किया जा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े पर्दे लगा देंगे, या आपने देखा होगा कि थिएटर में वो जो दीवारें हैं या छत है उनमें कुछ खड्डे बना देते हैं, कुछ होल्स बना देते हैं, या उभरी हुई सतह बना देते हैं। अगर नॉर्मली सिंपल हमारे घरों की दीवार की तरह अगर थिएटर की दीवारें होती तो आवाज सीधी जाती, टकरा के वापस आती, और इतने में दूसरी जब आवाज आती तो वो मिक्स हो जाती, हमें सुनाई नहीं देती, वो हमें समझ में नहीं आती। तो उन बिल्डिंग्स का डिजाइन इस लेवल पे किया जाता है कि उनकी आवाज को हम ढंग से सुन सकें। और इसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम ध्वनिकी कहते हैं। तो ध्वनि से रिलेटेड हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली कि ध्वनि जनरेट कैसे होती है और कौन कौन सी प्रकार की तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंगें क्या हैं हमारे सुनने वाली, पराश्रव्य, अवश्रव्य, और इन सारी तरंगों के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम ऊष्मा को शुरू करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स के 5 टॉपिक्स में से हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। 5 टॉपिक आपको बताए गए थे, गति, बल और प्रकाश और ध्वनि और ऊष्मा। तो ऊष्मा बाकी है, हम नेक्स्ट क्लास में ऊष्मा को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।